हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल साथ स्टडी एट होम पर स्वागत है। आपकी 9th कक्षा की सामाजिक विज्ञान इस YouTube चैनल के माध्यम से जारी करवाई जाएगी। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगा। अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे रिलेटेड जो PDF है वो आप डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर करवाऊंगा, और इस चैप्टर का पहले आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं। उसके बाद इससे संबंधित जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो आपको PDF के माध्यम से मैं करवाऊंगा। तो इसको समझने के लिए पाठ्य पुस्तक के उसको जो आपकी पिक्चर्स हैं उसको मैंने आधार बनाया है। सबसे पहले हमारी है बास्तिल किले का अंत। बास्तिल किला क्या था? राजा का किला था ये बास्तिल में, और इसको राजा की सत्ता का क्या माना जाता था? केंद्र बिंदु माना जाता था, प्रतीक माना जाता था। तो इस पर लोगों ने 14 जुलाई 1789 को कब्जा कर लिया। अब ये कब्जा करने की नौबत क्यों आई, इसके पीछे हमें फ्रांस की जो परिस्थितियां हैं, वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो घटनाएं हैं उनको समझना पड़ेगा। तभी हम ये समझेंगे कि बास्तिल किले का अंत, यानी कि हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं बैकग्राउंड में। तो फ्रांसीसी समाज कैसा था? 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कैसा था? फ्रांसीसी समाज बहुत ही असमान था, यानी कि वहाँ पर ऊंच नीच ज़्यादा थी। 3 स्टेट में 3 वर्गों में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसको बोलते थे प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग यानी कि धार्मिक गुरु। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग, यानी कि राजा का परिवार और मंत्रीगण। तृतीय स्टेट यानी कि तीसरा वर्ग, जिसमें सारे, इनके अलावा जो भी थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, किसान, भूमिहीन आदि। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो समाज है वो समान नहीं था, उसमें बहुत ज़्यादा ऊंच नीच थी। अब इसी कड़ी में समाज में और समस्याएं क्या थी? चलो ये तो था कि अलग अलग उसमें वर्गों में बटा हुआ है, लेकिन एक विशेषता और ये थी फ्रांस के समाज की कि जो प्रथम और द्वितीय स्टेट है उसको कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। वो सिर्फ सत्ता और जो शक्तियां हैं उनका सुख भोगते थे, और जो तृतीय स्टेट है वो करों का भार उठाता था। यानी प्रशासन का जो सारा भार है वो कौन उठा रहा है? तृतीय स्टेट। और प्रशासन का जो सारा सुख भोग रहा है वो कौन भोग रहा है? प्रथम और द्वितीय स्टेट। तो ऐसी स्थिति में आदमी क्या करेगा? ऐसी स्थिति में जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए तो जीने का संघर्ष होगा बेचारे के लिए। उसको अपनी जरूरतें पूरी करनी बहुत मुश्किल होंगी। ठीक है, तो वहां पर जो गरीब वर्ग था, तीसरा स्टेट था, उसको जीने का संघर्ष था, यानी कि उसको अपना जीवन जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था। जीविका संकट, यानी कि वो अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी, जीवन जीने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती हैं? खाने पीने की, उनको भी वो पूरा करने में असमर्थ थे। इसके साथ ही मतलब कि समाज में और क्या था? समाज में एक घटना और घटित हो रही थी, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग क्या होता है? ना गरीब होता बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा अमीर होता, बीच का वर्ग होता है। ये शिक्षित वर्ग माना जाता है, नौकरी पेशा, व्यापारी छोटे, ठीक है ना, इस प्रकार के लोग इसमें होते हैं। तो ये जो मध्य वर्ग है, शिक्षित है, तो इन्होंने कल्पना की कि जो ये राजा और जो पादरी वर्ग हैं, जो विशेषाधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी मौज उड़ा रहे हैं, ये समाप्त होना चाहिए। कानून की दृष्टि में सब लोग समान होने चाहिए। इसी कड़ी में, इसी समाज में एक घटना और थी, दार्शनिकों का प्रभाव। दार्शनिक कौन होते हैं? जो समाज के बारे में एक नई कल्पना करते हैं कि ऐसा समाज होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वहां पर रूसो, मोंटेस्क्यू, इन्होंने राजा के जो विशेषाधिकार थे, दैवीय अधिकार का मतलब क्या है कि भाई राजा कहता था कि मुझे तो जो अधिकार मिला हुआ है राज करने का वो भगवान ने दिया है, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रश्न उठाए
और कहा कि सभी लोग एक समान होने चाहिए। इस पिक्चर से भी देखें, यहाँ पर ये अमीर व्यक्ति बैठा है और इसकी सेवा करने के लिए ये एक गरीब व्यक्ति दिखाया गया है। तो जो हमने शुरू में किया था बास्तिल किले का अंत, तो वहां तक कैसे पहुंचे बास्तिल किले के अंत तक, तो जो क्रांति की शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है जब लुई 16वें ने करों को बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की सभा बुलाई। इसमें प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट के चुने हुए प्रतिनिधि थे, भेजे गए, चुने हुए क्या मतलब कि भेजे गए प्रतिनिधि थे। प्रथम एस्टेट के भी 300, दूसरे के भी 300 और इसके 600। तो इन 600 लोगों ने इन प्रस्तावों को मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि जो वोटिंग होगी उसमें सबको एक एक व्यक्ति को एक एक मत का अधिकार होना चाहिए। राजा ने ये बात मानी नहीं, ये वहां से वापस आ गए 600 के 600 और कहां पर गए, वर्साई के टेनिस कोर्ट में। ये घटना कब की है, 5 मई 1789 की। तीसरे एस्टेट के इन 600 सदस्यों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शर्त ली कि फ्रांस के लिए नया संविधान बनाएंगे। और इन्होंने फ्रांस के लिए एक संविधान बनाया। संविधान जब ये बना रहे थे उसी समय जो जनता थी वो भी महंगाई के कारण, पाव रोटी की बढ़ती कीमतों के कारण परेशान थी, इसलिए जनता में रोष बढ़ने लगा। राजा ने उस रोष को दबाने की कोशिश की, वहां पर सेना का प्रयोग किया गया जिससे लोग और ज्यादा रुष्ट हो गए और उन्होंने 14 जुलाई 1789 को, जो हमने सबसे पहले वो की थी स्लाइड, उसमें बास्तिल किले के ऊपर कब्जा कर लिया और नेशनल असेंबली ने संविधान बनाया और वहां संवैधानिक राजतंत्र का गठन किया। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब क्या है कि जो राजा है वो संविधान के अंतर्गत लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के अंतर्गत ही कार्य करेगा। इसी नेशनल असेंबली की सरकार ने पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र भी जारी किया जिसमें लोगों को बहुत से अधिकार दिए गए जैसे स्वतंत्रता और समानता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तृतीय स्टेट के जो 600 लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, टेनिस कोर्ट में। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। अब राजा का संवैधानिक राजतंत्र स्थापित तो कर दिया गया लेकिन जो राजा था वो कहाँ मानने वाला था। उसने जो आसपास के जो राजा थे जैसे प्रशा का राजा, ऑस्ट्रिया का राजा, उनके साथ गुप्त संधि करके नेशनल असेंबली की सरकार को हटाने की साजिश वो रचने लगा भी दोबारा से फिर मैं अपना पूर्ण रूप से राज्य स्थापित कर लूं। इस बात की जो भनक है वो नेशनल असेंबली को लगी और उन्होंने राजतंत्र का उन्मूलन कर दिया और उसकी जगह गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र का मतलब क्या है कि जो राज्य का या देश का जो हेड होगा, नेता होगा, मुखिया होगा, वो लोगों के द्वारा चुना होगा, ना कि कोई राजवंश का या किसी वंश का अधिकारी, ठीक है। जैसे भारत में है राष्ट्रपति, जो कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो यानी कि राजतंत्र का उन्मूलन कब हुआ, 21 सितंबर 1792 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घोषणा पत्र है जो नेशनल असेंबली ने लोगों को अधिकार दिए वो यहाँ पर घोषणा पत्र दर्शाया गया है। अब वहां पर जो 1793 से 1794 जिस जो राज चला वो था जैकोबिन क्लब का, जैकोबिन क्लब का। उसके नेता थे रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो उन्होंने जो भी उनका विरोध करने वाले थे उनके ऊपर अत्याचार करने शुरू किए और इस गिलोटिन, ठीक है ना, गिलोटिन क्या है, ये एक आरा है, इसके नीचे यहाँ व्यक्ति को लेटा दिया जाता था, इसको छोड़ दिया जाता था, उसकी गर्दन कट जाती थी, यानी कि ये मृत्यु दंड देने का एक तरीका था गिलोटिन। तो इसने वो किया, गिलोटिन के द्वारा बहुत से लोगों को मरवाया जो भी इसका विरोध करते थे। अब इसका भी विरोध होने लगा मैक्सिमिलियन जैकोबियन का और इसको भी मृत्यु दंड बाद में दिया गया। और फिर फ्रांस में स्थापित की गई डायरेक्टरी शासित, यानी कि 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। इनको लगा कि भाई कोई भी एक सदस्य तो कभी भी तानाशाह हो सकता है, इसलिए इन्होंने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई जो कि राज करेगी, उसको बोलते थे डायरेक्टरी, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्टरी का राज चला 1794 के बाद। लेकिन डायरेक्टरी 5 लोगों की सरकार थी। अब 5 लोग अलग अलग खिचड़ी बनाने लगे, मतलब अपने अपने अलग अलग राय रखने लगे, इसलिए वहां पर फैसले लेने में दिक्कत आने लगी और एक तरीके से अव्यवस्था फ्रांस में फैल गई। अब उसका फायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस की सेना में एक सैनिक थे, धीरे धीरे वो ऊपर पद पे आते चले गए, उन्होंने उसका फायदा उठाया उस स्थिति का और 1804 में उन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया।
हालांकि उन्होंने भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी जिससे कि लोग फिर परेशान हो गए। ठीक है, और 1815 में वाटरलू यानी कि एक जगह थी जहां पर ये ब्रिटेन की जो सेना है उससे हार गया और इसका भी जो राजतंत्र है वो समाप्त हो गया। ठीक है, वहां फिर से दोबारा से गणतंत्र की बहाली हुई। अब इसके बाद इसमें कुछ और घटनाएं भी हैं कि भाई क्रांति का क्या, इस फ्रांस की क्रांति का लोगों की रोजाना जिंदगी पर कोई फर्क पड़ा? तो इसका उत्तर हाँ है। एक तो लोगों को अधिकार मिले अपनी बातें रखने के लिए, तो अब किताबों के द्वारा लोग अपने विचार रख सकते थे, वाद विवाद होने लगे उन विचारों के ऊपर, और सभी लोगों के पास किताबें नहीं थी तो वो लोग इकट्ठा होकर अपने विचार आपस में रखने लगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि एक व्यक्ति अपने विचार लोगों को सुना रहा है। ऐसे ही एक बात ये भी पूछी जाती है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो इसका उत्तर हाँ भी और नहीं भी। कुछ अधिकार तो मिले लेकिन बहुत ज़्यादा अधिकार महिलाओं को नहीं मिले, क्योंकि जैसे कि उनको मताधिकार नहीं मिला, वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। तो इसके लिए उन्होंने आंदोलन किए कि भाई हमें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तराजू जो निर्णय का सिंबल होता है, न्याय का सिंबल होता है। तो महिलाओं का जो वो चला आंदोलन उसको बोलते हैं नारीवाद आंदोलन। ठीक है, उसके बाद एक और रोजाना जिंदगी में हम वो फर्क देख सकते हैं कि 1794 को फ्रांस में जो दास प्रथा थी, दास प्रथा क्या थी कि कैरेबियन जो वो थे देश थे वहाँ पर दासों को खरीद कर ले जाया जाता था बागानों में काम करने के लिए। तो जैसे फ्रांस की जो क्रांति हुई तो उसमें लोगों को अधिकार दिए गए, तो ये भी बात उठी कि भाई सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए अधिकार होने चाहिए। तो इसी के तहत 1794 में वहाँ पर दास प्रथा समाप्त कर दी गई। हालांकि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने दोबारा से इसको शुरू किया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से दास खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं एक वस्तु की तरह, और यहाँ पर उनको बंदी बनाकर कैरेबियन देशों में ले जाया जा रहा है और वहाँ उनसे काम करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो इसकी रूपरेखा है चैप्टर की वो कंप्लीट है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में? तो हमें फ्रांस की क्रांति से पहले की परिस्थितियां बतानी हैं कि जिसके कारण क्रांति हुई। कुछ तात्कालिक कारण हो सकते हैं, कुछ उससे पहले के कारण हो सकते हैं। तो 18वीं सदी में निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना हो, वो अपनी मनमर्जी से काम करे। सामंत और पादरियों का, जैसा कि मैंने बताया था आपको, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट, इन्हीं का राज था। तृतीय एस्टेट को सारे बोझ वहन करने पड़ते थे। 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां, अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि वो बूर्बो राजवंश का लुई 16वां राजा कब बना? तो 1774 में। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ एंटोइनेट से। ठीक है, जब वो गद्दी पर बैठा तो उसको जो राजकोष है वो खाली मिला और उसने नए कर लगाने की कोशिश की। तो अब इसके कारण क्या हुआ? फ्रांस में क्रांति फूटी। तो क्रांति के जो कारण थे वो ये थे। पहला है राजनीतिक। तो राजनीतिक में तो पहला, फ्रांस का जो ये था शासक वो निरंकुश था, यानी कि स्वेच्छा से काम करता था, मनमर्जी से काम करता था, कानूनों की वो कोई भी आड़ नहीं मानता था और दैवीय शक्तियों में विश्वास रखता था कि राजा को जो राज करने के लिए आज्ञा मिली हुई है वो देवताओं से मिली हुई है, भगवान से मिली हुई है। सरकारी ढांचे में सब जगह व्यवस्था थी, नीलामी होती थी पदों की, और जिसके पास जो धनी लोग थे वो उन पदों को, बड़े पदों को खरीद लेते थे। लुई 16वां अपने पिता की भांति अयोग्य और स्वेच्छाचारी था, मनमर्जी से काम करता था और योग्य नहीं था राजपाट को चलाने के लिए, और दूरदर्शिता का अभाव था, यानी कि लंबी सोचकर वो नहीं चलता था। फ्रांस के शासक अपव्ययी थे, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे, भोग विलास की जीवन जीते थे, और जो जनता है वो बेचारी मर रही थी। सामाजिक कारण, उस समय फ्रांस का समाज असमान था, यानी कि बहुत उसमें ऊंच नीच थी। कुछ लोग बहुत अमीर थे, कुछ लोग गरीबी में जी रहे थे। 3 एस्टेट्स में बटा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो चर्च के अधिकारी, सामंत तथा साधारण जनता, सारे कर आम जनता को देने पड़ते थे। प्रथम एस्टेट और द्वितीय एस्टेट को कोई भी कर नहीं देना पड़ता था। चर्च राज्य के भीतर एक राज्य था, चर्च का अपना भी एक राज्य के ऊपर वो चलता था, शासन चलता था। फ्रांस की भूमि का 1/5 भाग चर्च के अधीन था और वो किसानों के ऊपर कर लगाती थी। तीसरा, सामंतों को किसी भी प्रकार के कर नहीं देने होते थे क्योंकि ये द्वितीय स्टेट में आते थे, और साधारण वर्ग में किसान, शहर के मजदूर,
सरकारी कर्मचारी, वकील, अध्यापक, बाकी जितने भी थे वो बेचारे सारे तृतीय स्टेट में थे और उन्हीं को सारों को कर देने पड़ते थे। आर्थिक कारण, फ्रांस के राजा और उसके दरबारियों के विलासमय जीवन पर बहुत धन खर्च होता था। लुई 16वें ने अपने ऊपर बहुत जो धन है वो खर्च किया था। यहाँ पे ये 16वां है, ठीक है ना, गलती होगी यहाँ पे, सॉरी। लुई 16वें ने अपने ऊपर बहुत धन खर्च किया, इससे राज्य की जो आर्थिक दशा है वो खराब हो गई। दूसरा, फ्रांस की कर व्यवस्था बहुत खराब थी। राज्य की 60% भूमि चर्च तथा सामंतों के पास थी और जिन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था, यानी कि वो फ़ायदा उठा रहे थे, उनकी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं थी। जिम्मेवारी किसकी थी? सारी की सारी तृतीय स्टेट की। फिर है दार्शनिकों का योगदान। तो दार्शनिक कौन से होते हैं? जो समाज के बारे में नया विचार रखते हैं। दार्शनिकों ने जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि उनके दुखों का वास्तविक कारण क्या है? राजतंत्र। रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में राजा के दैवीय अधिकारों पर, उसने कहा कि राजा को कोई देवताओं ने अधिकार नहीं दिए, ये तो उसने अपने आप लोगों के ऊपर थोपे हैं। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में राजा के दैवीय अधिकारों और उसकी निरंकुशता की कड़ी आलोचना की। इसी नवीन विचारधारा के कारण फ्रांस में क्रांति हुई। तात्कालिक कारण, तात्कालिक का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल उस क्रांति से पहले घटना घटी। तो फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण उसकी बिगड़ी हुई आर्थिक दशा थी, जिसमें कि लुई 16वें ने उसके ऊपर नए कर लगाने की कोशिश की जनता के ऊपर, और उसी के लिए उसने एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई 5 मई 1789 को। और तीसरे जो वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि इस बार प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इस मांग को राजा ने मानने से इनकार कर दिया। इस पर तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर चले गए और 20 जून 1789 को वर्साय के टेनिस कोर्ट में तीसरे स्टेट के लोगों ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और फ्रांस में क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है कि किस प्रकार फ्रांस में क्रांति हुई, उसकी परिस्थितियाँ क्या थी। दूसरा हमारा प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला, किन को कौन से समूह को सत्ता छोड़नी पड़ी और क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई। तो फ्रांसीसी समाज में जिन वर्गों को क्रांति का लाभ हुआ वो कौन से थे? तृतीय स्टेट ही था। सीधी सी बात है कि जो गरीब थे उनको बेचारों को थोड़ी बहुत सत्ता में वो मिल गई हिस्सेदारी, ठीक है ना, क्योंकि उनके जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो अब शासन में पहुंचने लगे। तो फ्रांस की क्रांति का लाभ प्राप्त करने वाले तृतीय स्टेट के लोग थे। ये लोग सभी प्रकार के कर देते थे। इस क्रांति के बाद इन लोगों के ऊपर से करों का बोझ हट गया, ठीक है ना, यानी कि कुछ ना कुछ कम हो गया, तो उनके लिए तो फायदेमंद रहा। दूसरा, किसानों को भी इस क्रांति का बहुत बड़ा लाभ हुआ। सामंतवाद के समाप्त होने पर ये अपनी ज़मीनों के मालिक बन गए। पहले ये सामंतों की ज़मीन पर खेती करते थे, ठीक है ना, खेती ये करते थे और उसका जो फ़ायदा है वो सामंत उठाते थे, लेकिन अब वही जो खेती है वो इनको मिल गई। तीसरा, क्रांति का लाभ कर्मचारियों, कलाकारों, डॉक्टर, वकीलों, लेखकों आदि को भी हुआ। इन लोगों ने चर्च तथा सामंतों की ज़मीन खरीद ली। तो ये जो मध्यम वर्ग था, इन लोगों ने भी अपनी उसको स्थिति को और सुधारा और सामंतों से भूमि खरीदकर ये भी क्या बन गए? भूमि के स्वामी। चौथा, शहरों में मजदूरी का काम करने वाले लोगों की स्थिति में भी इस क्रांति के बाद सुधार आया। क्रांति के बाद सत्ता त्यागने वाले समूह, तो फ्रांस की क्रांति का सामंतों, जागीरदारों और चर्च पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब ये प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के लोग थे, इन्हें अपने विशेषाधिकार त्यागने पर मजबूर होना पड़ा। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई और धार्मिक कर जो टाइद, क्योंकि 1/5 जो भूमि थी फ्रांस की वो चर्च के पास थी, तो चर्च किसानों के ऊपर क्या लगाती थी? टैक्स लगाती थी, जिसको क्या बोला जाता था? टाइद। उसको समाप्त कर दिया गया और पादरी वर्ग के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके बाद है कि क्रांति के नतीजों से निराश होने वाला वर्ग। तो फ्रांस की क्रांति से कुलीन वर्ग, सामंत, पादरी एवं महिलाओं को निराशा हुई। महिलाओं को क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले जो मताधिकार का जो अधिकार था वो नहीं दिया गया।
श्रमिकों एवं शिल्पकारों के लिए भी यह क्रांति आर्थिक व सामाजिक समानता न ला सकी, यानी कि निचले तबके तक भी ये अभी नहीं पहुंच पाई, सभी को ये समान अधिकार नहीं दे पाई। तो महिलाओं को भी यह क्रांति मत का अधिकार प्रदान नहीं कर पाई। यह इस क्रांति की हम विफलता कह सकते हैं कि उसने महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। तो इसका अर्थ यह हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति के कुछ सकारात्मक परिणाम थे, उससे कुछ ऐसे सिद्धांत निकल कर आए जिनकी आज भी ज़रूरत है देशों को और समाज को। तो इसके क्या क्या विरासत छोड़ गई, क्या क्या सिद्धांत छोड़ गई ये। लोकतंत्र की भावना का विकास। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उस समय ज़्यादातर देशों में राजतंत्र था, यानी कि राजा का तंत्र, लेकिन उसको बदलकर इन्होंने लोकतंत्र यानी कि लोगों का तंत्र या लोगों का शासन उसकी स्थापना की। इन्होंने निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन का अंत किया। तो इससे जो दूसरे देश हैं, दूसरे जो समाज हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे यहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। इस कड़ी में भारत जैसे देश भी शामिल हैं, जिसके जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से सबक लिया। दूसरा है राष्ट्रवाद की भावना का विकास। अब राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जब किसी स्थान के लोग किसी सामूहिक भावना के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे, अपनी सामूहिक पहचान वो समझने लगे, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो इसकी भावना का विकास हुआ फ्रांस की क्रांति के कारण। जो दूसरे देश हैं जैसे जर्मनी, इटली, तो वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना के कारण वो इकट्ठे हुए। जैसे जो इटली है वो 7 उसमें हिस्सों में बटा हुआ था, ऐसे ही जर्मन भी बहुत से हिस्सों में बटा हुआ था, तो वहाँ पर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तीसरा पॉइंट, समानता तथा स्वतंत्रता की भावना का विकास। तो स्वतंत्रता तथा समानता फ्रांसीसी क्रांति के मूल सिद्धांत थे, यानी कि सभी लोग अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं और सभी लोग कानून की दृष्टि में समान हैं। इससे सभी लोगों को उन्नति के अवसर प्रदान होने लगे। अब कोई भी व्यक्ति है किसी भी नौकरी के लिए वो क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है, तो उसको समान अवसर हैं अपनी प्रगति के लिए। इससे पहले ये नहीं था। इससे पहले जैसे फ्रांस में ही प्रथम और द्वितीय जो एस्टेट्स थे वही सारे लाभ उठा रहे थे। चौथा पॉइंट है सार्वजनिक कल्याण की भावना का विकास। तो फ्रांस की क्रांति ने सार्वजनिक कल्याण की भावना को विकसित किया, क्योंकि जो तृतीय स्टेट्स था उन्होंने जो गरीब और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम करना शुरू किया। तो सरकार ने लोगों के कल्याण के कार्य आरंभ किए। पांचवा, यूरोपीय तथा अमेरिका के देशों में क्रांतियों का होना। तो इसका जो प्रभाव है वो यूरोप और अमेरिका और एशिया तक के देशों में पड़ा। तो फ्रांस की क्रांति के कारण यूरोप तथा अमेरिका के कई देशों में क्रांतियां होने लगी। लोगों ने शासन को अपने हाथों में लेने का प्रयत्न किया। छठा, सामंतवादी प्रथा का अंत। तो सामंती प्रथा ने आगे चलकर पूंजीवाद का रूप धारण कर लिया है, यानी कि इसका अंत उस समय हुआ, लेकिन वही बात है कि सामंती जो प्रथा है वो आज अपना रूप बदलकर पूंजीवाद का रूप ले चुकी है। और सामंतवादी क्या होती है कि इनके पास ज़्यादातर जो साधन होते हैं, भूमि होती है, वो इनके पास होती है और ये आगे औरों से काम करवाते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न और आज का दूसरा प्रश्न, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। आज हम एक देश के नागरिक के रूप में बहुत से अधिकार रखते हैं और उन अधिकारों की कहीं ना कहीं जो उद्गम रहा है, जन्म स्थली रही है, वो कौन सी रही है? फ्रांसीसी क्रांति। तो आज विश्व के लोगों को प्राप्त कई लोकतांत्रिक अधिकार फ्रांसीसी क्रांति के देन हैं। तो वो कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। पहला, प्रत्येक मानव को स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार से किसी अन्य मानव को हानि नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आप स्वतंत्रता से जीने के अधिकारी हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता, आप कहते हैं जी मैं तो डीजे बजाऊंगा रात तक। आप तो स्वतंत्र हैं डीजे बजाने के लिए, लेकिन आपके डीजे बजाने से किसी दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरा क्या है? चैन से सोना चाहता है, तो उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, उसकी जो स्वतंत्रता है उसका हनन नहीं होना चाहिए। दूसरा, समानता का अधिकार। तो न्याय की दृष्टि में सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं। तीसरा, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ है। जैसे कि पहले क्या था, जो दास थे
उनको खरीदा और बेचा जाता था। तो वो बचपन से ही दास का बेटा जो आगे या दास की जो संतानें होती थी वो भी दास ही होती। तो इस प्रकार से नहीं है, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है। चौथा, सभी मनुष्यों को धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई धर्म आपके ऊपर नहीं थोपा जा सकता। पांचवा, प्रत्येक मनुष्य को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इसी में हम कह सकते हैं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो इसी में निहित है। तो प्रेस भी क्या है, लोग अपने जो विचार हैं वो समाचार पत्रों की सहायता से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। इससे समाज या देश को हानि न पहुंचे। अब जैसे मान लो हम किसी माध्यम से अपने ऐसे विचार प्रकट करें जो समाज में दुर्भावना पैदा करे, जैसे आजकल टिकटॉक बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो टिकटॉक पर भी क्या हो रहा था, बहुत सी जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई जा रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन वो गलत खबर न फैलाए। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप शोषण करता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं न्याय के लिए। सातवां, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का तथा अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। इसीलिए भारत जैसे देश ने भी जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए, और उसके लिए मुफ्त शिक्षा की क्या की गई है, व्यवस्था की गई है। तो राज्य की शक्ति के मुख्य स्रोत क्या है, नागरिक। तो राज्य जो शक्ति प्राप्त करता है वो किसी देवता से प्राप्त नहीं करता, जैसे पहले कहते थे कि जो राजा को अधिकार मिले हैं वो देवताओं से मिले हुए हैं। अब जो राजा या जो शासन को अधिकार मिले हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं, नागरिकों से। अगला प्रश्न हमारा है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदर्भ में नाना अंतर्विरोध थे। इसका प्रश्न का अर्थ ये हुआ कि जो उस समय अधिकारों की जिनकी बात की गई, तो उसमें वो सारे के सारे अधिकार जो थे वो संपूर्ण नहीं थे, कुछ ना कुछ कमियां थी, अंतर्विरोध थे। तो वही हमें बताना है भी क्या क्या वहां पर कमी रह गई। तो निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि अधिकारों का सार्वभौमिक संदेश निश्चित रूप से विरोधाभासों से ग्रसित था। तो क्या क्या था इसमें, व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें क्या कहा गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की इसमें बात नहीं की गई। तो ये कमी रहेगी। दूसरा, इससे फ्रांस के उपनिवेशों में काम करने वाले दासों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया। जो दास प्रथा है वो 1794 में समाप्त की गई, और जो इसकी क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई। तो कई साल लगे दास प्रथा को समाप्त करने में। तो ये भी एक कमी थी इसकी फ्रांसीसी क्रांति की कि उन्होंने सभी के अधिकारों की बात नहीं की। तीसरा, इसमें मानव के कर्तव्यों के बारे में कोई वर्णन नहीं किया गया। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस विषय में यह कहा जा सकता है कि कर्तव्यों से अवगत कराना अधिकार देने की अपेक्षा में अधिक आवश्यक है। अब एक नागरिक के रूप में इसने अधिकार तो दे दिए, लेकिन नागरिक के रूप में एक नागरिक की क्या क्या जिम्मेदारी है वो इसमें नहीं बात कही गई। अब बिना जिम्मेदारी के जो अधिकार हैं वो हमेशा क्या करेंगे, समाज का नुकसान करेंगे। चौथा, इसमें नागरिकों को संपत्ति रखने के अधिकार के बारे में भी कोई वर्णन नहीं किया गया। अब जो निजी संपत्ति है उसके बारे में कोई बातचीत इसमें नहीं की गई। तो इसमें एक ये भी कमी थी। राज्य सार्वजनिक हित के पक्ष में किसी की भी संपत्ति छीन सकता है। तो अब एक व्यक्ति मान लो मेहनत करके अपनी संपत्ति बनाता है और राज्य उसको छीन ले, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन तो हुआ है। तो इसमें इस बात की जो मतलब कि इसको ध्यान में नहीं रखा गया, इसमें इसकी कमी थी। पांचवा, इसमें सार्वजनिक शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। यह एक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। अब आपने कह दिया कि शिक्षा का तो अधिकार है सबको, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो शिक्षा पाने में सक्षम नहीं है, तो उनके अधिकारों की आप कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो ये भी इसमें नहीं बताया गया। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई। उसके बाद हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, और इस चैप्टर का भी लास्ट प्रश्न, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था पहले फ्रांस की क्रांति के बाद जैकोबियन क्लब की सरकार आई। जैकोबियन क्लब की सरकार के बाद डायरेक्टरी की सरकार आई, और डायरेक्टरी की सरकार क्योंकि जो वो 5 लोगों की कमेटी की सरकार थी, तो वो उसको फ्रांस को एक स्थिर सरकार प्रदान नहीं कर पाई। उसमें अव्यवस्था फैल गई और निर्णय लेने में वो बहुत देरी लगा रहे थे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो नेपोलियन बोनापार्ट है उसने अपना कद बढ़ाया और 1804 में
वो फ्रांस का राजा बन गया। तो राजतंत्र की समाप्ति से ही फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी और अब दोबारा से फिर वहाँ पर 1804 में राजतंत्र का वहाँ पर स्थापना हुई। तो क्रांति के बाद फ्रांस की राजनीतिक तथा आर्थिक अस्थिरता फैल गई। क्रांति के बाद जब भी कोई क्रांति होती है उथल पुथल तो होती ही है। इसके कारण फ्रांस में सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। इसमें 1799 में डायरेक्टरी के शासन का तख्ता पलट करके नेपोलियन प्रथम काउंसिल बन गया, यानी कि वो उस राजपाट का मालिक बन गया। डायरेक्टरी की सरकार भ्रष्ट होने के कारण अलोकप्रिय और बदनाम हो चुकी थी। शीघ्र ही नेपोलियन ने तानाशाही शक्तियां प्राप्त कर ली और उसने जनमत संग्रह करवाया। 99% मतदाताओं ने नेपोलियन के पक्ष में मतदान किया और उसने 1799 से 1804 तक उसने बहुत से सुधार भी किए। 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। तो क्या क्या उसने सुधार किए, इसीलिए इन सुधारों से लोग उससे काफ़ी खुश भी थे। लेकिन उसने क्योंकि विस्तारवादी नीति के कारण बहुत से युद्ध में फ्रांस को झोंका, तो इसलिए लोग उससे बाद में परेशान भी हो गए। तो उसके सुधार कौन कौन से थे? उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। तो इसका मतलब उसने फ्रांस की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक वित्तीय ढांचा प्रदान किया। उसने ऐसे उपाय किए जिससे कि मुद्रास्फीति पर रोक लग सके। अब जो फ्रांस की जनता थी, जब लुई 16वें का शासन था, तो वो पावरोटी और महंगाई से पावरोटी की बढ़ी हुई कीमतें और महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इसने ऐसी उपाय किए कि जिससे मुद्रास्फीति पर रोक लग सके। उसने नेपोलियन कोड या संहिता लागू की। बाद में यह संहिता फ्रांसीसी कानून प्रणाली का आधार बनी। तो नेपोलियन कोड क्या था? कानून व्यवस्था के लिए इसने बनाई। चौथा, 1789 में चर्च की भूमि को जब्त किए जाने से उठे विवाद को उसने सुलझा दिया। उसने कैथोलिकवाद को फ्रांसीसियों का धर्म माना। तो यानी कि जो धार्मिक क्षेत्र में जो उथल पुथल हो रही थी उसका भी इसने समाधान किया। 1804 में नेपोलियन ने एक और जनमत संग्रह करवाया। इस जनमत संग्रह से उसे सम्राट बनाने का अधिकार मिल गया और इसलिए उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। तो इस प्रकार इस चैप्टर के हमारे सभी प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं और इसके जो वस्तुनिष्ठ या अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।